जिले, 34 विधानसभा। चंबल की धार और बगावत का बिगुल। कभी डाकुओं के आतंक से भी थी पहचान। ये है मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाने वाला ग्वालियर चंबल इलाका, जो इस चुनाव में फिर बगावत और हॉट सीटों का गढ़ बना। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर करीब 70% वोटिंग। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है गृह क्षेत्र। ग्वालियर चंबल से ही आते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। बीजेपी से कई मंत्री तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में। 12 बागियों की चुनौती से कांग्रेस बीजेपी परेशान। 34 सीटों में से 7 सीटें एसटी के लिए आरक्षित। 2018 चुनाव में बीजेपी को हाथ लगी थी निराशा। 26 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी को मिली जीत। उपचुनाव के बाद कांग्रेस 17, बीजेपी की 16 सीट। सिंधिया, तोमर और शिवराज ने बहाया जमकर पसीना। चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। मोदी शाह ने भी क्षेत्र पर रखा स्पेशल फोकस। कांग्रेस के लिए राहुल प्रियंका ने किए दौरे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने भी संभाला मोर्चा। ग्वालियर चंबल में विकास, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े मुद्दे रहे हैं। इस बार कांग्रेस को जहां 2018 के नतीजों की उम्मीद है, वहीं बीजेपी दिग्गजों के दम के सहारे जीत के ट्रैक पर लौटने को बेकरार है। जो मैंने कहा कि एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो चूंकि ग्वालियर चंबल में हमारे विधायक बहुत ज़्यादा थे, पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन था, तो हो सकता है कुछ कमी आए, लेकिन बहुत बड़ी कमी की कोई संभावना नहीं है। एक आध जिलों में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। पिछला प्रदर्शन हो सकता है हम न छू पाएँ, लेकिन अच्छी स्थिति रहेगी। काफ़ी बढ़त भाजपा से कांग्रेस को मिलेगी वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ जो काम देश के अंदर हुआ और प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार ने भी जो काम किया है, आज उस दिशा में ग्वालियर चंबल अंचल में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। परिणाम जब आएंगे तब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल अंचल में भी हमें अच्छे से अच्छा बहुमत इस बार मिलेगा। सूबे के दूसरे इलाके से अलग ग्वालियर चंबल में जाति सबसे बड़ा सच है। इसके साथ ही बगावत भी चंबल की सियासत का स्याह सच है। जिस भी सियासी दल ने जाति के जाल और बगावत से पार पाई होगी, वही चंबल की चुनौती पार कर पाएगा। बंसल न्यूज के सवाल। पहला सवाल, क्या इस बार ग्वालियर चंबल की चुनौती जीत पाएगी बीजेपी? दूसरा सवाल, क्या बागी और भीतर खाती सियासी दलों के लिए फिर मुसीबत बनेंगे? तीसरा सवाल, क्या 23 में ग्वालियर चंबल के प्रत्याशी तोड़ पाएंगे जाति का जाल? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। लेकिन आज का मुद्दा है चंबल की चुनौती। कहा जाता है जो ग्वालियर चंबल जीतता है वो मध्य प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। और 2020 के बाद से, 18 के बाद से इस पर कुछ ज्यादा काम हुआ। पहले बात मालवा की होती थी कि सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में होती है, लेकिन चीजें बदली। 2018 के बाद 20 में जो हुआ वो भी आपने देखा। लेकिन उपचुनाव के बाद ये पहला चुनाव, क्योंकि हमने देखा बीच में चुनाव भी, और अब जब 2023 का चुनाव हुआ है तो बेहतर मैनेजमेंट की बात दोनों तरफ से कही जा रही, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की भी तरफ से। लेकिन किसके दावे में कितना दम होगा? चंबल की चुनौती आखिर कौन दूर करेगा और कौन स्वीकार करेगा? वैसे हो चुका है, अब तो सब कुछ ईवीएम में दर्ज है, पर इंतजार इस बात का है कि इस बार चंबल ग्वालियर क्या सत्ता की चाबी लेकर आ रहा और किसे सौंपने जा रहा है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और समझते हैं आज चंबल ग्वालियर में आखिर क्या हुआ, मतदान के बाद किस तरह की स्थितियां हैं। वीरेंद्र तिवारी जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जोड़ रहे हैं शिवपुरी से प्रमोद भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी प्रमोद जी बहुत स्वागत है। और ज्ञानेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार गुना से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी के पास ही चलना चाहूँगा। वीरेंद्र जी, इस समय चंबल ग्वालियर की चर्चा बहुत है
और वैसे भी जिस तरह का घटनाक्रम घटित हुआ वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन अब फिर मौका मिला है जनता जनार्दन को वोट करने का, मतदान करने का। भाग्य, तकदीर सब कुछ कैद हो चुका है, लेकिन आप क्या तस्वीर देख रहे हैं चंबल ग्वालियर? जी मनोज जी, चंबल ग्वालियर की चर्चा तो हमेशा से ही होती रही है। इस बार तो अलग अलग कारणों से चंबल चर्चा में रहा, नेशनल में भी चर्चा में रहा, मध्य प्रदेश में भी चर्चा में रहा। चूँकि यहाँ से आपको ही पता, 2 केंद्रीय मंत्री आते हैं, 2 कद्दावर केंद्रीय मंत्री आते हैं, जिसमें से एक तो प्रत्यक्ष चुनाव में मैदान में थे और दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से किला लड़ा रहे थे अंचल में भाजपा को जिताने के लिए। तो भाजपा के लिहाज से ये चुनाव ग्वालियर चंबल में काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये वो गढ़ है जहाँ से भाजपा हमेशा से ही बेहतर करती आई। यदि हम 2018 की बात छोड़ दें तो यहाँ से उनको पास अच्छी लीड होती थी और उसके कारण वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपना मुख्यमंत्री बनाने में, अपनी सरकार बनाने में सफल होते थे। इस समय की बात करें 2023 में जो वोटिंग हुई है उसको हम 2 तरह से देखेंगे, तो 2 तरह से भाजपा भी कहीं प्लस में है और कांग्रेस भी प्लस में। मैं समझाता हूँ कैसे। जी, 2018 के पास इनके पास सिर्फ 7 सीटें थी भाजपा के पास, और यहाँ से ही उनकी सरकार गई थी। जो यहाँ के पुराने जो मूवमेंट हुआ था, जो दलित आंदोलन हुआ था, उसके कारण जो गुस्सा था दोनों वर्गों में भाजपा के प्रति, उसका रिफ्लेक्शन 2018 में उनको दिखा था और अल्टीमेटली उनको सरकार गंवानी पड़ी थी। उनके पास सिर्फ 7 सीटें थी। अब जो स्थिति है 2023 में, उससे वो बेहतर करते नजर आ रहे हैं। 2023 में 2000 मतलब जो 7 सीटें थी 2018 आप की कह रहे हैं तुलना में, भारतीय जनता पार्टी जी जी जी, कहिए आपने बात कीजिए। जी 2018 की तुलना में मैं आ रहा हूं आपको। 2018 की तुलना में हम बात करें तो भाजपा बेहतर करती नजर आ रही है। लगभग डबल सीटें कर सकती है। यहाँ से 12 से 13 सीट भाजपा ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से जीत सकती है। लेकिन 2020 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें उनके पास 17 सीटें थी, उससे वो कम आ रहे हैं, तो वो फायदे में भी हैं। अब यदि हम 2018 से तुलना करेंगे तो वो फायदे में हैं, लेकिन यदि मौजूदा स्थिति जो उनकी थी उससे वो नुकसान में भी जा रहे हैं। कांग्रेस के पास अच्छा मौका था इस एरिया को एक संदेश देने में भी। जो उनके साथ हुआ तो वो एक अलग लेवल की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे थे इस एरिया में। 2 केंद्रीय मंत्री थे, ज़्यादातर सरकार का इस ओर में इस तरह पूरा ध्यान था। तो कांग्रेस के पास भी इस समय मौका अच्छा था, लेकिन 2018 के मुकाबले वो नुकसान में दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। वो 20 से 22 सीटों के तक जो हम लोगों का आकलन है वहाँ तक वो पहुँच पा रहे हैं। लेकिन 2020 से वो बेहतर कर रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि दोनों ही दल अपने अपने स्तर से जीत हार जब होगी तो वो अपने हिसाब से बताएंगे। जी मनोज जी, बिल्कुल मैं लौटता हूँ, बाकी कुछ और सवाल आपसे रहेंगे। प्रमोद भार्गव जी के पास चलता हूँ। शिवपुरी के साथ ही मैं आपसे बाकी पूरा मालवा चंबल भी समझना चाहूँगा। भार्गव साहब, आपके पास बड़ा लंबा अनुभव है, लेकिन ये जो अनुभव है 2023 का, ये क्या कह रहा है? दावे सबके हो सकते हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत कहां देख रहे हैं? और बताइएगा भी मुझे कि कितनी सीट किसको देने वाले? जी देखिए, जो जमीनी हकीकत है, जैसे हम कई ग्रामों में भी गए और शहर में तो रहते ही हैं, शहर में तो लगातार बातचीत होती है मतदाताओं से। तो लाडली बहना जो योजना है भारतीय जनता पार्टी, उसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है और इनकी जो स्थिति बदलना शुरू हुई है। नहीं तो एक समय हम लगभग 2.5-3 माह पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है और कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व करता है प्रमुख, जिन्होंने लाडली बहना योजना बनाई, उसमें मुख्य योगदान तो मुख्यमंत्री लगता है। उसके बाद जो इनकी स्थिति सुधरना शुरू हुई, उससे ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बढ़त में है। मैं 20 और 18 की तुलना में बहुत ज्यादा, अब उनकी 16-17 सीटें आ सकती हैं और बाकी सीटों पर कांग्रेस और 1-2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी विजय प्राप्त कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी बाद में बड़ी रणनीतिक दृष्टि से चुनाव लड़ी और उस अनुपात में जो कांग्रेस है वो कमजोर होती चली गई। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में दौरे करते रहे और उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। अब भाजपा ने जो रेवड़ियां जिस तरह से बांटी हैं, और रेवड़ियां बांटने की केवल उन्होंने घोषणा नहीं की, बल्कि सीधे उनको मतदाता तक पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे लाली लक्ष्मी। भार्गव साहब आपकी आवाज कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, मैं लौट रहा हूँ। जब तक आपकी आवाज ठीक हो जाएगी आप तक लौटता हूँ। ज्ञानेश पाठक जी के पास चलता हूँ। गुना, ज्ञानेश पाठक साहब, गुना भी बहुत महत्वपूर्ण है
और गुना वो है जहां दिग्विजय सिंह जी का अपना दखल है, उस क्षेत्र में उनका काफ़ी वर्चस्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां अपना एक अलग तरह का दखल रखते हैं। क्या देख रहे हैं आप तस्वीर? देखिए, गुना जो आपका ग्वालियर चंबल संभाग में गुना एक महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और आपका दिग्विजय सिंह दोनों का ही अपना अपना प्रभाव है। लेकिन ये भी तय है कि इस बार जो चुनाव में जो कुछ हमने देखा है अभी तक, उसमें मैं ये मानकर चलता हूँ कि लाडली बहना योजना आपका एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि और इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इसका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जा रही चीज़ें, उसमें राघोगढ़ जैसी जगह पर भी भाजपा कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और लक्ष्मण सिंह जो कि आपके वर्तमान में चाचौड़ा से विधायक हैं जी, वह भी इस समय कुछ परेशानी में नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो अच्छा, मैं जो आप बोलना चाहता हूं कि बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी गुना बात कह रहे हैं कि राघवगढ़ में भी टक्कर है और लक्ष्मण सिंह जी की भी आप बात कर रहे हैं। में टक्कर है और पहली दफा भारतीय जनता पार्टी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जब इस समय आप रिजल्ट दिखाई देंगे तो वो वन साइडेड जो हमेशा रहता था चुनाव, वो इस बार नहीं रहने वाला। और यही कंडीशन आपकी इस समय चाचौड़ा में भी होने वाली है। त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर प्रियंका पैची काफी भारी पड़ती नजर आ रही है इस वक्त चाचौड़ा से। और महेंद्र सिसोदिया जहां से मैदान में है, तो गुना तो परंपरागत सीट है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। और आपका बमोरी विधानसभा के अंदर इस बार कड़ी टक्कर है और कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद भी ये माना जा रहा है कि अंततोगत्वा आपके मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी सीट को महेंद्र सिंह सिसोदिया जीतने में कामयाब हो सकते हैं। चलिए मैं लौटता हूं आपकी तरफ। समझ गया, आपने बड़ा स्पष्ट एक एक सीट का विश्लेषण किया और बताया भी है। तिवारी जी, आपसे बीरेन तिवारी जी, मैं अलग अलग बात कर लूँ, यदि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये सब वो स्थान या गुना की बात भी कर ले, तो यहाँ आप कहाँ किसको बढ़त दे रहे हैं और कौन पीछे जाता दिखाई दे रहा है? बीरेन जी। देखिए जी मनोज जी, अलग अलग जिलों में कुछ अलग अलग समीकरण भी के कारण भी सीटें यहाँ वहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे भिंड में बागी के कारण समीकरण अलग चेंज हो रहे हैं, मुरैना में तोमर जी के चुनाव लड़ने के कारण अलग समीकरण चेंज हो रहे हैं, शिवपुरी में जो कांग्रेस ने किया, मैं आऊँगा क्यों कांग्रेस ने किया, उन्होंने 2 सीट अपनी फंसा रखी हैं वहाँ पे, उसके कारण अलग चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर की अलग अपनी कहानी पूरी की पूरी है। मुझे लग रहा है कि मुरैना में भाजपा तो कहीं थी ही नहीं, 0 थी। मुरैना में भाजपा तोमर के कारण थोड़ा सा बेहतर स्थिति में रहेगी, कुछ वहाँ पे उनको सीट्स आएंगी, मतलब पिछले से तो जो भी उनको मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा। तो मुरैना में उनको वहाँ बढ़त मिलती हुआ दिख रही है, जो पुराने लिहाज से हम बात करें तो। ग्वालियर में उनको बहुत ज़्यादा लाभ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत ज़्यादा लाभ होता हुआ दिख रहा है। एक सीट भी, यदि 1 या 2 सीट उनको यहाँ से इस एरिया से मिल जाएँ, ग्वालियर पर्टिकुलर ग्वालियर जिले की हम बात करें तो यहाँ पे स्थिति है। शिवपुरी में थोड़ा सा मामला फंसा हुआ इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि शिवपुरी में पिछोर एक सीट हुआ करती थी जहाँ से केपी का चुनाव लड़ते थे और वो अविजित थे वहाँ से, और यदि वो इस बार भी लड़ते तो भी लगभग उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहती। और जो अपना शिवपुरी लोकल सीट है जहाँ से भाजपा से देवेंद्र जैन व्यापारी वर्ग से आते हैं, उनके अगेंस्ट में केपी सिंह ने चुनाव लड़ा, उसके कारण उनकी 2 कांग्रेस को जो वहाँ पे जो 2 सीटें जो जीत सकते थे वो उन 2 सीट्स वहाँ अपनी लगभग गवा दी हैं। कैसे गवा दी कि यदि शिवपुरी में वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव लड़ते कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद तो शायद अभी से ज़्यादा बेहतर स्थिति कांग्रेस की वहाँ पे होती। इसी तरह पिछोर में यदि कक्का जो चुनाव लड़ते तो वहाँ पे भी फाइट होती। अभी कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पे चुनाव भाजपा अब निकाल लेगी, वो सीट अब भाजपा के खाते में चली जाएगी। यहाँ शिवपुरी पे हम पोहरी में हम बात करें यदि
तो जैसा हम बता सकते हैं कि पोहरी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी जी। है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। वो सीट है जहां पे तमाम सर्वे, तमाम आपत्तियों के बावजूद भी उस कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो कहीं जीतने की स्थिति में नहीं था। राठखेड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, जो राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा सिंधिया राठखेड़ा। समर्थक हैं, लेकिन जी। सिंधिया जी ने अपने दम पे और अपनी गारंटी पे, कह सकते हैं अपनी गारंटी पे, उन्हें अपना टिकट दिलाया। तो वो सीट अभी जो मैं बता रहा हूं कि शायद उसको भाजपा अपने खाते में अभी भी नहीं गिन रही है, पहले भी नहीं गिन रही थी। ग्वालियर की हम बात करें तो अब इसमें हम तीन बात करते हैं, जिसमें 3 सीटों को आप ध्यान रखिए। ग्वालियर पूरब, ग्वालियर दक्षिण और पोहरी, ये 3 ऐसी सीट्स हैं जहां पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं इंटरेस्ट लिया, स्वयं के अपने पसंद के प्रत्याशी उतारे और स्वयं अपनी टीम को लगाया, मेहनत कराई कि ये सीट हमको निकालनी ही है। तो ये 3 सीटें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। इन सीटों का देखना कि कहाँ क्या स्थिति होती है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताई कि ओवरऑल स्थिति यही है कि अभी ग्वालियर चंबल की जो 34 सीट है उसमें से कहीं ना कहीं भाजपा 12-13 सीट्स के आसपास मुझे लग रहा है दिखाई देगी, लेकिन कांग्रेस उनसे निश्चित तौर से कांग्रेस। मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस बीजेपी बढ़त लेगी 2018 से, लेकिन सीटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की ज्यादा सीटें होंगी। बिल्कुल मेरा यही कहना है कि 2018 के हम मुकाबले हम बात करेंगे तो भाजपा बढ़त में रहेगी, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं रही जैसे वो पहले उनका गढ़ हुआ करता था। वो अभी गढ़ विजय करने की स्थिति में भाजपा फिलहाल ग्वालियर चंबल में नहीं है। जी भार्गव साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं लौटता हूं। पाठक साहब, फिर से मैं आपसे बात करना चाह रहा। आपने गुना की बात की, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास पूरे चंबल ग्वालियर की सूचनाएं होंगी, अपने तरह से आपने उस पर काम किया होगा। आप कितनी सीटें दे रहे हैं चंबल ग्वालियर में? मेरा अनुमान है कि इस बार इंकम्बेंसी होने के कारण कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त है ग्वालियर चंबल संभाग में, और ऐसा लगता है कि 18 सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी आसानी के साथ, और 15 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। एक सीट ऐसी भी है जो शायद बसपा के खाते में चली जाए। अच्छा। और वो सीट शायद हो सकता मुरैना की बन जाए। मुरैना तो मुरैना भी हो सकती है, हाँ, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला मानता हूं मैं यहाँ पर मुरैना के अंदर। और कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार 20 के मुकाबले 18 के मुकाबले कांग्रेस को लाभ की स्थिति में रहेगी। जी, और दिमनी को कैसा देख रहे हैं? दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है इस बार भी, लेकिन बीजेपी निकाल लेगी है, इस बात की संभावना ज्यादा है। एक चीज और बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल 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 बड़ा लाभ मिलने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की छवि बहुत अच्छी है और इस इलाके में आपका उनका बहुत बड़ा सम्मान है ना। क्योंकि लेकिन गवर्नमेंट के एंटी इनकम्बेंसी है, 10-15 साल का 17 साल का जो पीरियड है, उसका एंटी इनकम्बेंसी तो है ही जी, है ना। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें मैं मान रहा हूँ कि मिल सकती है, तो वो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। जी जी। प्रमोद भार्गव साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अब आपकी आवाज मुझे ठीक मिल रही है। मैं समझना चाहूंगा आप कितनी सीटें देना चाहेंगे चंबल ग्वालियर में बीजेपी को, और कितनी कांग्रेस को? मैं भारतीय जनता पार्टी को 15 से 17 के बीच में सीटें आएंगी, और शेष जो सीटें हैं उनमें से इसमें अधिकतम सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। एक आध सीट बहुजन समाज पार्टी को पक्ष में जा सकती है। जी, जरा स्पष्ट कर दीजिए कौन सी सीट पर कहां किसको देख रहे हैं? देखिए, अब जो दिमनी वाली सीट की आप अभी बात कर रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी वाली सीट, तो वो सीट खतरे में है। इसीलिए जो हमारे साथी ने अभी बताया, पाठक जी ने, कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाए हैं, तो वो सीट भी जा सकती है बहुजन समाज पार्टी के खाते में। दूसरी हमारी पोहरी की जो सीट है, जिसका सुरेश राठखेड़ा जी राज्य मंत्री भी हैं जो साथ में, और सिंधिया जी के नुमाइंदे हैं, तो उनकी सीट मतलब वो हार सकते हैं, और वहां से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न वर्मा, वो जीत सकते हैं। हालांकि
जो अब निकटतम जो मुकाबला है वो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा के बीच में है। तो ये 2 सीटों पर संभावना है कि बीएसपी को आ जाए, और जी। 6 सीटें जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में विभाजित हो जाएंगी। मनोज जी। जी 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 बीरेन जी, ये जो तीसरा फैक्टर है जब बसपा की बात कर रहे हैं, कुछ जगह क्या सपा भी वहां प्रभाव छोड़ेगी? कुछ स्थानों पर ऐसी चर्चा है, कुछ वोट खासकर अशोकनगर और बाकी स्थानों पर जो बातें कही जाती है, क्या आपको लग रहा है कि सपा बसपा का कितना प्रभाव होगा और इसका लाभ किसको मिलेगा? निश्चित तौर से ग्वालियर चंबल के परिप्रेक्ष्य में, खासकर चंबल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सपा खासकर बसपा का प्रभाव निश्चित तौर से यहाँ रहेगा, क्योंकि आप देखिए बसपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं। बसपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग हैं जो भाजपा से आए हैं। उनका कहीं ना कहीं भाजपा में एक वोट बैंक भी था, खुद का ही वोट बैंक था, खुद की भी उनकी जान पहचान थी, और खासकर एक जो बसपा का कोर वोटर है वो भी उनके पास है। तो नुकसान, मैं बार बार कहता हूँ कि नुकसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाजपा को ही उससे ज़्यादा होने वाला है। यदि भाजपा ने हाथी की सवारी की है, भाजपा के किसी बागी ने हाथी की सवारी की है। सपा की जैसे बात करें, अटेर में सपा नुकसान निश्चित तौर से पहुंचा रही है भाजपा को। स्पष्ट रूप से वहां दिख रहा है कि वहां से मंत्री की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा वहाँ पे कांग्रेस को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये गणित निश्चित तौर से दिख रहा है। आप चाहे लाहौर की बात करें, आप भिंड लोकल की बात करें, भिंड लोकल में जो कि भाजपा के प्रत्याशी को, भाजपा के जो विधायक थे सदस्यता लेने के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुरैना की बात करें तो यहाँ पे ये तीसरा फैक्टर बड़ा काम कर रहा है, और इससे बड़ा मतलब कुछ सीटें यहाँ वहाँ निश्चित तौर से होंगी। एक बड़ी चर्चा होती रही है चंबल ग्वालियर में, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो ये कहा जाता रहा कि वहाँ पुरानी भाजपा और नई भाजपा, 2 तरह की भाजपा दिखाई दी। हालांकि बीजेपी अब तो ये कहती है कि एक ही भाजपा है वहां पर। ये फैक्टर कुछ काम करेगा और किस तरफ करेगा? देखिए, ये जब मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए थे, उस समय किए थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे। उस समय मैंने भाजपा के वरिष्ठ लोगों से बात की थी, तो उनका कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम बहुत आराम से घुल मिल जाएगी और एक समरस हो जाएगी। लेकिन 3 साल बाद भी वो स्थिति, समरस वाली स्थिति दिखाई नहीं दी। यहाँ बहुत सारी सीट्स पे ये साफ दिखाई दिया कि कौन सा टिकट भाजपा, पुरानी भाजपा का है, कौन सी टिकट सिंधिया भाजपा का है। और वहाँ पे मेहनत भी उसी हिसाब से हुई, चुनाव भी वैसे ही लड़ेगा, उसी स्तर से उनकी टीम अलग अलग लोगों की काम करी है। तो ये चीज़, ये निश्चित तौर से फैक्टर्स भी देखा जाना चाहिए। जब रिजल्ट्स आएंगे तो इनका जब विश्लेषण होगा तो उसमें ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ग्वालियर पूरब हुई, जहाँ पे माया सिंह को टिकट मिला, मुन्ना लाल गोयल को टिकट नहीं मिला, और पहली बार ऐसा हुआ कि महल पे प्रदर्शन हुआ, मुन्ना लाल गोयल ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर दक्षिण की बात हम करें, जहाँ पे नारायण सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए सिंधिया की पूरी टीम लगी रही, वो एक फैक्टर देखना जाना चाहिए, चाहे पोहरी की बात हो। नारायण सिंह कुशवाहा की जो सीट है, मैं उस पर भी आपसे एक बहुत जल्दी से आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा, कहां देख रहे हैं? नारायण सिंह कुशवाहा की सीट को लेके शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल जीत की वहाँ पे और है, लेकिन जब अंतिम 2 से 3 दिन तक जब वहाँ पे सिंधिया की टीम ने, क्योंकि वहाँ के वोटर अलग प्रकार का है, वहाँ पे कुछ मराठी वोटर्स भी हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के वोटर भी हैं, कुछ सिंधी वोटर्स भी हैं। उसके बाद जब इनकी टीम उतरी तो उसके बाद वो फाइट में वापस आए। तो चुनाव की रात तक भी, चूंकि वहाँ पर वोटिंग देर रात तक, वहाँ 10:30 बजे तक वोटिंग चली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग एरिया में, तो वो सीट बड़ी ही मार्जिन कम रहने वाला है। वैसे भी पिछली बार भी वहाँ पे सिर्फ 100, 125, 126 वोटों का मार्जिन था, तो इस बार भी जो वहाँ पे जीत हार होगी वो 1000-2000 से ज्यादा नहीं होने वाली। दोनों ही प्रमोद भार्गव साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बहुत अंतिम, कहाँ चुनौती देख रहे हैं सबसे ज्यादा और कौन सी ऐसी सीट है जो फंसी हुई है? बहुत जल्दी सर, समय कम है मेरे पास। देखिए, जो पौड़ी की सीट फंसी हुई है, कोलारस की सीट फंसी हुई है, और करेरा की सीट पर भी बराबर का मुकाबला है। तो ये सीट, दिमनी की सीट को भी हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जीत ही रहे हैं। तो जो बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश में अन्य सीटें थी, कैलाश विजयवर्गीय की सीट को भी हम नहीं कह सकते कि स्पष्ट रूप से। अटेर का क्या कहेंगे? अटेर और लाहौर? नहीं, अटेर और लाहौर में तो देखिए, लाहौर में तो हम पता है गोविंद सिंह जी जीत जाएंगे। अटेर में एक तरह से कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं। और जो आप सिंधिया जी की बात कर रहे थे, मेरा जो मानना है
कि सिंधिया जी का वो प्रभाव नहीं रहा जो उनका 2018 तक था, क्योंकि एक तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो हम सीधे मतदाता से बात करते हैं तो सिंधिया जी ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा कांग्रेस को, और वो जिस तरह से आए और उसके बाद जिस तरह की बातें सामने आई और जिस तरह के वो प्रत्याशी लेके आए, तो उससे उनका मतदाता के बीच में रुझान कम हुआ है। चलिए तो बहुत ज्यादा बिल्कुल जो लोग दे नहीं रहे हैं। जो तो भारतीय जनता पार्टी के वो साथ है, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी प्रबंधक पार्टी है, इसलिए उनका जो लाव लश्कर और लवाजमा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उनका मतदाता पर सीधा, चलिए सर, ये अपन छोड़ देते हैं, 3 तारीख के लिए छोड़ देते हैं। ज्ञानेश पाठक जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे बहुत छोटी सी, आप कौन सी सीट ऐसी है जिनको फंसा हुआ पा रहे हैं और क्या देख रहे हैं ओवरऑल तस्वीर? आप ये माना जाए कि 17 सीट आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और उससे ज्यादा कांग्रेस को। चलिए जी तिवारी साहब जी, मैं अंतिम चलते चलते एक बार फिर आपसे गिनती के बतौर समझ रहा था, कितनी गिनती बता दीजिए। मैं मध्य प्रदेश की भी मैं बता सकता हूं, जो मेरा आइडिया है, जो अलग अलग लोगों से मुझे पता चलता रहता है तो और ग्वालियर चंबल की, जैसे मैंने आपको बताई भी थी कि ग्वालियर चंबल की जो 34 सीट्स हैं उसमें से 12-13 सीट जो है भाजपा लेके जाएगी और 20 से 22 सीट कांग्रेस के पाले में। ज्ञानेश पाठक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंतिम आपसे एक प्रतिक्रिया, आप कहां कौन सी सीटें फंसी हुई पा रहे हैं और क्या आपको लग रहा है ओवरऑल कितने नंबर किसको दे रहे हैं चलते चलते? नहीं, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं या? मैं सिर्फ ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूं आपसे सर। ग्वालियर चंबल संभाग में मैं 18 सीटें कांग्रेस को दे रहा हूं और एक बहुजन समाज पार्टी को सीट आ सकती है और 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, प्रमोद भार्गव जी, बीरेन तिवारी जी, ज्ञानेश पाठक जी। बहुत ही दिलचस्प बात हुई है, एक एक सीट पर क्या किस तरह का मंजर वहां दिखाई दे रहा है। मतगणना के पहले जो मत पर काम किया है तीनों वरिष्ठ पत्रकारों ने, उनके मुताबिक आप जो स्थितियां देख रहे हैं, यानी चुनाव बड़ा गजब है चंबल ग्वालियर का, और ये सच है कि सत्ता की चाबी लेकर चंबल ग्वालियर आने वाला। लेकिन ये सिर्फ एक आकलन है, एक अनुमान है। असली हकीकत तो 3 तारीख को सामने आएगी। इसके पहले एग्जिट पोल भी हमें दिखाई देंगे, पर ये मानकर चलिएगा कि चंबल ग्वालियर कुछ नया करने जा रहा। अब नया क्या होगा? क्या पहले से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी या कांग्रेस कुछ नया करने जा रही है? तो इंतजार कीजिए। लेकिन चुनाव से जुड़ी हर खबर यदि आपको देखना है तो पंच न्यूज़ पर बने रहिएगा। हम पल पल का हाल भी दिखाएंगे, हर एक सीट का मंजर कैसा होगा वो भी बताएंगे, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी बताएंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।